नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में सेक्शन बी। सेक्शन ए के मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, आपने वीडियो देखा होगा। आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा जिन लोगों का भी मैथ का फर्स्ट टर्म का एग्जाम आने वाला है, एंड यू विल सी कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से दिखेंगे। सिमिलरली मैं आपको आज सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। तो इतने ही क्वेश्चन सेक्शन बी में करके जाइएगा, एंड आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर भी थे जो मैंने आपको दिए हुए हैं। तो आपका एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 525 एंड 1120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए पहले इनके हम फैक्टर्स निकाल देते हैं। सो 525, ओके, इसके फैक्टर्स पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5, 2 डिवाइड नहीं होगा तो दोनों को साथ में रखेंगे 25। ठीक है, देन 5 21 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ओके, तो 525 के फैक्टर्स क्या आ गए, 5 का स्क्वायर 3 इंटू 7, डन। सिमिलरली 1120, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो 2 की टेबल लगा दें। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 6 0, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 8 0, 14 70 35, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ओके, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। सो 1120 में 2 आ रहा है 5 टाइम्स, देन 5 इंटू 7, डन बेटा। चलिए अब कह रहा है कि HCF और LCM निकाल दो। सो HCF, अब HCF में हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, HCF में हम लोग यूज़ करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो कॉमन होगा वो आप यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन देखिए क्या क्या है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 और 7, और अब 5 में देखो इसमें पावर 2 है, इसमें पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग ना HCF में कम पावर वाला लेते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, HCF में जो पावर कम होता है ना वो लेते हैं, तो 1 वाला लेंगे, और 7 में तो दोनों सेम ही है, तो इसके लिए HCF कितना हो गया 35। सेम LCM में जो कॉमन है वो लिख दीजिए, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दीजिए। ठीक है, अब जो कॉमन है जैसे 5 कॉमन है, अब इसमें पावर 2 और 1 है, तो LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, HCF में लीस्ट पावर लेते हैं, कम पावर लेते हैं जो भी कॉमन होता है, और LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। 7 तो दोनों में सेम है, 3 इसके अंदर आ गया और 2⁵5 इसमें आ गया। ओके, अब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को इसके अंदर आंसर मिल जाएगा ओके 16800। ठीक है, सबको आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 एंड देन फाइंड द LCM। ओके, सो 96 के फैक्टर्स 4 ज़ा 8 48, 24 12 6 3 3 1, 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5। सो 96 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2⁵5 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 404, इसके फैक्टर्स 2 101 101, 3 की टेबल लगेगी, नहीं 3 की टेबल नहीं लगेगी, सॉरी 404 है ना, तो 202 आएगा ना, 202 देन 2 देन 101। 101 तो प्राइम फैक्टर है तो इसके लिए कुछ नहीं होगा। सो 404 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 101। ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या है 2, और पावर मैंने कहा था कम यूज़ करना है। ठीक है, तो कम वाला कौन सा है, 2⁵2। 2⁵2 मतलब क्या हो गया बेटा 4। ओके, एंड आपको फिर LCM निकालना है इसके अंदर। ओके, LCM में 2⁵5 हाईएस्ट कॉमन वाला, फिर 3 एंड देन 101। ओके, इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा इसके अंदर 9696, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is 9, find the LCM of this one। ओके,
तो अब आपको HCF दिया हुआ है, आपको HCF दिया हुआ है 9, आपको LCM निकालना है और जो दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 306 और एक दिया हुआ है 657। फॉर्मूला रहता है बेटा HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B। ठीक है, आपको अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला क्वेश्चन है और आपको HCF निकालना भी है, आपने निकाल दिया, फिर आपको LCM बोल रहे हैं, तो आपको अगर ये इस तरीके से नहीं जाना है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द LCM। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो HCF यहाँ पे 9 आ गया, LCM मुझे निकालना है, A की जगह पर 306 और ये 657। सो LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा ओके, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 9 ज़ा, क्या आ गया बेटा अपने पास आ गया 102 मल्टीप्लाई बाई 219। ओके, और इसको आप जब हाँ इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसमें मिलेगा 22,338। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, 6n कभी भी 0 से एंड होगा कि नहीं होगा वो हमें चेक करके बताओ। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर, अब n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, मतलब n 1 हो सकता है। अगर n 1 है तो 6n मतलब कि 6 क्या होगा, 6 होगा। अगर मैं n 2 लेती हूँ तो 6 इसका मतलब 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। अगर मैं n 3 लेती हूँ तो 6 दैट इज़ 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज़ 216। अब अगर मैं इस पैटर्न को ध्यान दूँ ना बेटा, ये पैटर्न में मैं जो भी पावर लगाती जा रही हूँ 1 2 3, मुझे पीछे की तरफ से 6 6 6 ही मिल रहा है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 6n क्या कभी 0 से एंड होगा, पर ये पैटर्न में तो कभी हो ही नहीं रहा। तो अगर मैं और भी आगे चलती जाऊँगी तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि हर बार पीछे क्या आएगा, 6 आएगा। दैट मीन्स कि 0 से एंड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर द फैक्टर्स ऑफ 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3n। ठीक है, दैट मीन्स 2n इंटू 3n। ओके, फॉर अ डिजिट ends with 0 we need factors 2n into 5n। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला समझो यहाँ पर। आज अगर देखो बेटा ये 10 है तो 10 क्या होगा, 2 इंटू 5। 20 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, चलो 50 क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ओके 70 क्या होगा, 7 इंटू 2 इंटू 5। तो जहाँ पर भी बेटा 0 आ रहा है ना, आप देखो उसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर्स है ही हैं। ठीक है, मतलब कि 2 और 5 होगा तभी 0 आएगा। अब 6 के अंदर आप देखो तो 6 के फैक्टर्स क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, तो 2 तो है पर 5 नहीं है, तो 2 के साथ 5 होना ज़रूरी है तभी 0 आएगा। इसके लिए मैंने लिखा है कि कोई भी डिजिट को अगर 0 से एंड होना है तो वी नीड द फैक्टर्स 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 हमें फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए। यहाँ भले पावर n मत लगाओ चलेगा। ठीक है, 2 इंटू 5, हेयर 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 6n। 6n में 5 तो है ही नहीं। ठीक है, सो देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 के साथ एंड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 6n बोले 4n बोले तरीका आपको सेम रहेगा। जहाँ पर भी आपको 2 और 5 दोनों मिल गए मतलब 0 एंड होगा। अगर कहीं पे भी 5 है 2 नहीं है, 2 है तो 5 नहीं है, तो आपको इसी तरीके से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। आपको पता है प्रूव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि रैशनल नंबर है। लेट्स अज्यूम 7/5 इज अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर है। सो देयरफॉर 7/5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b, क्योंकि रैशनल नंबर क्या है p/q फॉर्म में होता है। ठीक है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, b कभी 0 नहीं होगा। ऑल्सो
A and B are co-primes। co-prime मतलब क्या होता है, जैसे दोनों 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आएंगे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, co-prime बोलते हैं। ओके, सो नाउ 7√5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B। अब √5 को अकेला कर देंगे, 7 को नीचे लेके आओ, सो √5 इज इक्वल्स टू A अपॉन 7B। ठीक है बेटा, अब A एंड B आर co-primes एंड इंटीजर्स, ये इंटीजर्स भी है। अब देखो 9th में आपने किया था दैट ऑल द इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो A इंटीजर है, B इंटीजर है, 7 इंटीजर है। तो ओके, सो हेयर A अपॉन 7B इज इक्वल्स टू इंटीजर, ये इंटीजर है। ओके, सो दैट मीन्स A अपॉन 7B इज अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर है। बट द फैक्ट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बट फैक्ट तो ये है कि √5 रूट जो भी होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब ये दोनों बराबर है, तो मुझे बताओ इरेशनल और रैशनल दोनों आपस में इक्वल कैसे होंगे, है पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, बट अब क्या है ना, ये तो मेरा अजम्पशन है, A और B इंटीजर है, वो तो मैंने अज्यूम किया है, पर √5 क्या है, फैक्ट है, मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखा है। ठीक है, फैक्ट का मतलब कि पत्थर की लकीर, इसको कोई नहीं बदल सकता है, ये बदल जाएंगे बट इसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो बट द फैक्ट इज दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो देयरफॉर our assumption is false and hence 7√5 is irrational number। ठीक है, ऐसे आपको प्रूव करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर क्यों है वो बताना है। तो देखो 7 × 11 × 13 + 13, अब इसमें 13 दो हैं, कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, 7 × 11 × 13 की जगह 1 आ गया, प्लस 13 की जगह पे 1 आ गया, कॉमन निकाल दिया ना। सो 13, 7 × 11 इज 77, 77 × 1 इज 77, 77 + 1 इज 78। ओके, सो इनको मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा मैं, 1014। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर इसका मतलब कि जो 1 खुद और बहुत सारे दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 1014 इज़, अब ये जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं 1014 को, तो क्या होगा, 2 5 0 7, ओके, 3 का टेबल लग जाएगा, 3 1 3, 2 कैरी 6 8, 2 कैरी 9। ठीक है, देन 13, तो द फैक्टर्स आर 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। ओके, अब देखो सीधी सी बात है दैट देयरफॉर 7 × 11 × 13 + 13 has factors 2 × 3 × 13 square, which is, okay, ठीक है, इसको लिखने दो। ओके, 13 स्क्वायर, सो देयरफॉर 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, वो नंबर जिसको बहुत सारे नंबर्स डिवाइड करते हैं उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं। सिर्फ 1 और जैसे कि 7 को डिवाइड कौन करेगा, खुद 7 ही करेगा, 7 × 7, और तो कोई कर नहीं सकता। ठीक है, 29 इसको कौन डिवाइड करेगा, कोई नहीं, 29 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो बहुत सारे नंबर्स की टेबल पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला है तो आपने देखा कि ये 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 13 में भी आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये बेटा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF of 2 numbers is 145 and their LCM is 2175. If one of the number is 725, find the other number। ठीक है, क्या बोल रहा है, HCF आपको दिया हुआ है 145
एलसीएम दिया हुआ है 2175, समझो एक नंबर ए है 725, तो आपको बी निकालना है। ओके, मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला बताया, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, देखो 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4, आपको कुछ भी दे सकते हैं, आपको 3 कोई भी वैल्यू दे देंगे और दूसरी आपको निकालनी होगी। जैसे हमने इसके पहले वाले में LCM निकाला था, अभी इन्होंने हमें कहा कि एक कोई इंटीजर निकाल दो। ठीक है, तो 145 HCF की जगह पर 2175 LCM की जगह पर A की जगह पर 725 मल्टीप्लाई बाई बी। सो 145 इंटू 2175 725 अपॉन में आ गया इज इक्वल्स टू बी। कटिंग करें, 5 की टेबल लगेगी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 2, 5 4 ज़ा 20। ओके, मतलब कि ये तो आ गया 5 की टेबल से ना। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17 2 5, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 435। डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ, इन सब के जीरोस निकालने हैं। जीरोस मतलब कि स्प्लिटिंग टर्म मिडिल टर्म करके इनके एक्स की वैल्यूज निकालनी है। चलो क्या है, सबसे पहले 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले अरेंज करना होगा इस टर्म को, क्योंकि x² के बाद x आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई बेटा। तो 7x यहाँ पे क्या 3। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम साइन चेंज नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इसको यहाँ शफल किया, दैट्स इट। ठीक है, इक्वल टू के इर्द गिर्द अपन ने शफल नहीं किया। अगर इक्वल टू के इर्द गिर्द करते हैं ना तो हम लोगों को साइन चेंज करनी होती है, अदरवाइज तो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 6 3 ज़ा कितना होगा बच्चा, 18, है ना। अब 18 किस किस की टेबल में आएगा कि मुझे 7 मिले, तो देखो मुझे 18 मिलेगा, 2 9 ज़ा 18 में, 3 6 ज़ा 18 आ गया, 1 इंटू 18, बस और तो किसी में आता नहीं है। अब देखो साफ साफ है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 मिल जाएगा, तो ये वाला फैक्टर सही है मेरे लिए। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करने का इसको, अब हम इसके अंदर ओके क्या करेंगे, ये जो 6x² है वो एज इट इज़ आ गया, माइनस की साइन। आपने ये फैक्टर डिसाइड किया ना, तो इसमें जो 9 नंबर है वो पहले लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे छोटा वाला नंबर, पहले ग्रेटर देन स्मॉलर, देन -3 इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे की साइन और पीछे की साइन सेम होती है, बीच वाली साइन जो है ना वो इन दोनों की साइन का मर्ज होता है। अब आपके पास 4 फैक्टर्स आ गए, तो 2 2 ग्रुप बना दो। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 नहीं x नहीं, +1 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक ब्रैकेट आ गया 3x + 1, जो बाहर वाले हैं उसको अंदर लिख दिया, और ये वाला ब्रैकेट आ गया 2x माइनस 3। जीरोस निकालने हैं, सो 3x + 1 इक्वल्स टू 0, x को अकेला रहने दो, ये 1 यहाँ पे आएगा तो -1, और 3 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ गया तो डिवाइड में। ठीक है, सिमिलरली 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, विच इंडिकेट्स x इज इक्वल्स टू, ये 3 बाहर आएगा तो माइनस का प्लस 2 अपॉन में चला जाएगा। डन। सिमिलरली हम करेंगे सेकंड के लिए, 6x² + x माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पर 6 और 12 के फैक्टर्स निकालने, मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू 6 होता है 72। अब 72 के फैक्टर सोचो तो किस में आएगा, तो देखो 9 8 ज़ा 72 होता है, और 9 और 8 में डिफरेंस कितना है 1 का, तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए ना, x मत आगे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हमें गैप 1 का चाहिए, आ गया हमारे पास। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 6x² + x माइनस 12, 6x² प्लस की साइन प्लस, अब फैक्टर्स में कैपिटल क्या है, आई मीन ग्रेटर क्या है 9, 9x प्लस माइनस माइनस 8x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 2 के ग्रुप बनेंगे, 3x कॉमन आएगा, 2x + 3, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 4, क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 3, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए, ध्यान देना। ठीक है, सो 3x माइनस 4 और 2x + 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, विच इंडिकेट्स x इज इक्वल्स टू -4, वहाँ पे आएगा +4 अपॉन 3,
अगेन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 विच गिव्स यू दैट x इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है। थर्ड है टी स्क्वायर -15 जगह तो नहीं बची। ओके बच्चा जी मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है, स्पेस पीछे भूल गई मैं। क्या है थर्ड वाला? टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें तो खाली 2 ही टर्म है ना, इसमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो आएगा नहीं। तो टी स्क्वायर 15 को वहाँ पे ले लो तो +15 हो गया। टी इज इक्वल टू ये रूट यहाँ पे ले लो तो रूट 15 हो गया। अब ये रूट जब भी लगता है ना तो आगे साइन क्या आता है? प्लस माइनस का आता है। क्यों? देखो आज 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा? 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या मिलेगा बेटा? 9। तो जब 9 का स्क्वायर रूट करते हो तो आपको पता है क्या कि वो 3 में से आया था या -3 में से आया था। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस माइनस। तो यहाँ पे t की एक वैल्यू आ गया √15 और एक t की दूसरी वैल्यू आ गई -√15। ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन बच्चों। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द p ऑफ x² प्लस 9x प्लस 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो अब कैसे करना है इसको? देखो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस 9x प्लस 14। इसको आप कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई 9 और c की आ गई 14। डन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कैसे निकालें? पता नहीं है ये। चलो पावर क्या है? स्क्वायर है। मैं एक काम करती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देती हूँ। तो ये आपको फॉर्मूला दिखेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। ठीक है, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बस वही चीज़ कर रही हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलिए, सो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा शफल कर लेती हूँ, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि सम ऑफ द ज़ीरोस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको हम लिखते हैं -b/a। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस दैट इज c/e। तो क्या करने का बेटा? अब देखो आप, हमने वैल्यूज लगा के रखी हुई है। तो -b की जगह पर -9 और a की जगह पर 1, तो क्या हो गया? -9 आ गया। सिमिलरली c की जगह पर 14/1, तो क्या आ गया? 14 आ गया। पॉइंट क्लियर हुई? बस यही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -9। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 14। चलिए, -9 का स्क्वायर 81, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 28। ओके, सो 81 माइनस 28 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। माइनस कर लेते हैं, 81 में से 28 गया, कितना बच जाएगा हमारे पास? 3 और ये 5। कितना आ गया बच्चा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 53। आपको ऐसे इस तरीके से आपके सम जो होते हैं बेटा सॉल्व करने होते हैं। पॉइंट समझ में आई? ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको मतलब ज़ीरोस निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो आप ज़ीरोस निकालो फिर ये करो, कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो भी आपको यहाँ पे दिया होगा ना, आपको उसी पे ही लॉजिक लगाना है कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम एक और समय से करते हैं। ठीक है, और आपको समझ में आएंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमें ट्राई करने होते हैं। नाउ अगेन x² - 5x + 6 दिया हुआ है। कंपेयर कर लूँ इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, तो a की जगह पर 1, b की जगह -5, साइन में माइनस तो माइनस लगाओगे, c की जगह 6। ठीक है, अब इन्होंने कहा है हम लोगों को 1/α प्लस 1/β निकालो। अब अगेन बेटा मुझे इसके बारे में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, 1/α क्या है, 1/β क्या है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, सही भी हैं गलत नहीं है वो बच्चे जो ऐसे सोचेंगे कि हम इनके ज़ीरोस निकाल देते हैं, उसमें से अल्फ़ा एक हो जाएगा, बीटा एक हो जाएगा, अपॉन में रख दो और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सही बात है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं।
ठीक है। इसका मतलब कि इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बीटा यहाँ पे हो गया, तो बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। पॉइंट समझ में? जैसे हम नंबर्स में कैसे करते हैं, हम नंबर्स में नहीं करते, जैसे कि 1/7 और 1 समझो 3 हो, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख देते हैं। बस वही चीज़ किया मैंने, जब नंबर्स में करते हो वही करना है। अब मेरे को दिख गया बीटा प्लस अल्फ़ा इज़ नथिंग बट अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बस वैल्यूज़ निकाल देंगे मैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, -5 ए की जगह पर 1, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 5। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा है सी अपॉन ए, सी क्या है 6 अपॉन 1 दैट इज़ 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5 और ये क्या आ गया 6, दैट्स इट, कुछ कटिंग होगी नहीं। तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू है आपके पास 5/6, ठीक है। डन बेटा, इजी पीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है ये, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और आपको मैंने 3-4 सम्स दिए हुए, आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। फॉर्मूला एक ही बार में लिख देती हूँ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हर बार में ये करना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा में इसका मतलब सम हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट हो गया। चलो फर्स्ट नंबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -4√2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -10, ठीक है। लगा देते हैं फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर -4√2x। ध्यान देना, ये माइनस साइन फॉर्मूला की और ये माइनस साइन नंबर की है, प्लस -10, ठीक है। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4√2x प्लस -10, दैट्स इट, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर। ओके, अब ना अगर आपको इसको -10, ठीक है, सही है, रहने। अब सेकंड नंबर, सम कितना दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1/4, ठीक है, 1/4। चलिए लगा देते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1/4। सो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। अब 4 अपॉन में है ना, एलसीएम ले ले, एलसीएम का मतलब कि इसके अपॉन में 4 है, यहाँ पे इसमें नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x का x लिख दिया प्लस 1, ठीक है। तो बस ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलिए, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर -3, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 2। सो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, डन। चलिए लास्ट फोर्थ, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √5 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 3/4, ठीक है ना। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस √5x प्लस 3/4, अपॉन में 4 है तो क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के 4x स्क्वायर माइनस 4√5x प्लस 3, डन बेटा, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे ना आराम से, ओके। तो आपको बेसिकली ये वाली फॉर्मूला जो है वो
ध्यान देनी है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट वेदर x + 2y = 0 एंड 2x - 3y = 12 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और साथ साथ लाइंस का हमें नेचर बताना है। ठीक है, चलिए तो क्या है x + 2y = 10। इसको मैं कंपेयर कर लूँगी a1x + b1y + c1 के साथ। तो a1 क्या आ गया 1, ठीक है, आगे क्वेश्चन तो 1। b1 क्या हो गया 2। अब ये c इसको मैं अंदर डाल दूँगी बिकॉज c1 तो अंदर की तरफ है, तो ये अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c1 क्या हो गया -10। ठीक है, सिमिलरली हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, 2x - 3y = 12, a2x + b2y + c2 = 12। a2 क्या हो गया 2, b2 क्या है -3, और c2 क्या है ये 12 अंदर तो -12। ठीक है, अब बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है। तो पहले तो हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ जाएगा, मतलब कंडीशन में डालना होगा। a1/a2, b1/b2, c1/c2। पहले इक्वल टू ही लगाना हर बार। ठीक है, पहले इक्वल टू से शुरू करना, फिर देखेंगे सॉल्व करने के दौरान कि इक्वल है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, a1 की जगह 1, a2 की जगह 2, b1 की जगह 2 -3, और c1 की जगह -10 और -12। 1/2, 2/-3, इसको हम काटें तो 5 2 5 जा 2 6 जा, माइनस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 5/6। अब बेटा आपके सामने ये तीनों अनइक्वल है। ठीक है, तीनों अनइक्वल है, मतलब कि फिर आपको जो सेट हो जाए ना वो ऊपर आप बता देना। अभी तीनों अनइक्वल है, तीनों अनइक्वल है, इसका मतलब कि ये कैसा होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉरी हियर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि तीनों नॉट इक्वल है ना, तो नॉट इक्वल में कंसिस्टेंट आता है। ठीक है, नेचर तो इसकी लाइंस कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर किसी को डाउट है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैप्टर नंबर 3 का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज उसके अंदर पूरा मैंने ये टॉपिक जो है वो कवर किया था। अब कवर करने जाऊँगी तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और प्लस फिर ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी नॉट इक्वल टू कंडीशन आती है तो लाइंस कैसे होता है इंटरसेक्टिंग, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट में। किसी बातें हर बार सेम वैल्यूज आती जाएंगी। सेम क्वेश्चन नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y = 12 एंड 6x + ky = 36 हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताया हुआ है, तो ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें k निकालना है, तो पहले हम लोग कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, तो a1 आ गया 2, b1 आ गया -3, c1 आ गया 12 अंदर की तरफ तो -12। सिमिलरली 6x + ky = 36, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो a2 आ गया 6, b2 आ गया k, c2 36 अंदर होगा तो -36। डन। ओके, नाउ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस का। तो चलिए a1 2 आया, a2 6, b1 कितना है -3, और b2 कितना है k, और c2 कितना है -12, और ये कितना है -36। तीनों इक्वल में है ना, और आपको बोला है कि k निकालो, तो आप इस इक्वेशन को किसी के साथ भी ले सकते हो, कोई भी दो, जैसे मैं ये 2 ले लेती हूँ, आपको चाहो तो आप ये दोनों ले लो। ठीक है, तो 2/6 = -3/k, 2 1 जा 2 3 जा 1/3 = -3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, k यहाँ पे ये यहाँ पर, तो k 1 जा के -3 × 3, तो k = -9। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई -9। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन 14 क्वेश्चन बच्चों, चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसमें याद कर लेना,
क्या याद करना, ICU, ठीक है। तो I का मतलब होता है इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, U का मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और C का मतलब होता है कंसिस्टेंट। इसका मतलब कि इन्फाइनेटली मैनी और यूनिक ये दोनों कंसिस्टेंट होंगे, जो पैरेलल लाइंस होंगी ना, ठीक है, वो कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। डन, ठीक है। चलिए अब कंडीशंस तैयार कर लेते हैं। पहले फर्स्ट नंबर लिख देते हैं, 3x + 2y = 5। अब मैं ना इक्वेशन नहीं, डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ। ओके, तो a1 क्या है 3, b1 क्या है 2 और c1 अंदर की तरफ आएगा तो -5। सिमिलरली यहाँ पर क्या है 2x - 3y = 7, a2 2, b2 -3, c2 -7, ठीक है। तो हमें इसको चेक करना है। तो मैंने कहा था पहले हमेशा इक्वल में ही लिखना, ठीक है, फिर डिसाइड करेंगे। अब a1 कितना है 3/2, b1 कितना है 2/-3, c1 क्या है -5/-7। सो 3/2 = 2/-3 = कट 5/7। आपके सामने है, तीनों वैल्यूज़ अलग अलग है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इसका मतलब कि सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप लिखोगे इट इज़ अ कंसिस्टेंट, क्योंकि ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की बन गई। ओके, चलिए सिमिलरली सेकंड नंबर, 5x - 4y + 8 = 0, a1 5, b1 -4, c1 8, 7x + 6y - 9 = 0, a2 7, b2 6, c2 -9, ठीक है। ओके, अगेन कंडीशन में पहले हम लोग इक्वल टू में ही लिखेंगे। a1 कितना है 5/7 -4/6 और 8/-9, सेम ही आ गया ना, ठीक है। इक्वल टू में जा ही नहीं रहा, 5/7 कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज़ अ कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन दोबारा बन गया। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो x - 4y = 10, कंपेयर कर लूँ तो a1 1, b1 -4, c1 अंदर की तरफ आएगा तो -10। नेक्स्ट 3x + ky = 20, तो a1 3, सॉरी a2 3, b2 = k और c2 = -20, ठीक है। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि उन्होंने यूनिक बताया तो इसके मैं डायरेक्टली नॉट इक्वल टू लिख सकती हूँ। a1 क्या है 1/3, नॉट इक्वल्स टू -4/k, नॉट इक्वल्स टू -10/-20। अगेन के लिए निकालनी है, ठीक है। कोई भी दो को आप ले लो, मैं इन दो को ले लेती हूँ, छोटे छोटे नंबर्स है ना। तो 1/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -4/k, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू -4 × 3, तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू -12। मतलब ये है कि -12 की वैल्यू कभी भी k की नहीं होगी, बाकी कोई भी वैल्यू जो है वो k की हो जाएगी। मतलब -12 के अलावा k की बाकी सारे वैल्यूज वैलिड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, फाइंड 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 एंड 2 का हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले AP में A लिख देते हैं, A इज़ अ फर्स्ट टर्म। D लिख देते हैं हम लोग, D क्या होता है A2 - A1, A2 क्या है -½ माइनस A1 क्या है -3, -½ इसका मतलब कि -0.5, माइनस +3, तो 3 में से 0.5 चला गया तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा। तो T कितना है 2.5। N 11th टर्म मतलब N इज़ 11, तो फॉर्मूला क्या निकालना है AN = A + N - 1D। तो A11 A की जगह पर -3, 11 - 1 और D की जगह पर 2.5, -3 + 10 × 2.5
-3 + 10 इंटू 2.5 में 10 नीचे नीचे गया, -3 + 25 दैट इज़ 22। ओके, तो दैट मीन्स कि A11th की वैल्यू कितनी आगे बच्चा 22। सिंपल। चलिए, विच टर्म ऑफ द AP इज़ -81। AP का कौन सा टर्म है जो -81 होना चाहिए? तो आपको AN दिया हुआ है -81, आपको N निकालना है किस टर्म की वैल्यू -81 होगी, जिसमें A आपको 21 दिया हुआ है, D होगा 18 - 21 दैट इज़ -3। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, तो AN = A + N - 1D, -81 = 21 + N - 1D की जगह पर -3। चलो 21 को यहाँ पे ले लो, तो -81 - 21 = N - 1 × -3 कितना रहेगा, -102 = N - 1 -3। -102 माइनस से अपॉन में लेके आओ तो N - 1 माइनस कैंसल, 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 4, सो 34 = N - 1। ये 1 को यहाँ पे ले लो, तो 34 + 1 = N, तो N की वैल्यू क्या होगी बच्चा 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म इन AP। ठीक है, ये AP में 301 टर्म होगा कि नहीं होगा वो बताना है। अगेन N की वैल्यू निकालनी, देखा जाए तो N निकालना है। AN आपको दिया हुआ है 301, AP के अंदर फर्स्ट टर्म 5, D क्या हो जाएगा 11 - 5 दैट इज़ 6। ओके, डन। ओके, सो AN = A + N - 1D। देखो यहाँ पे हमें बोला था कि N निकालो, -81 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि चेक करो कि क्या 301 में वैल्यू होगी। तरीका पूरा सेम ही करने का, ठीक है, तरीका पूरा सेम रहेगा। A की जगह पर 5, N निकालना है, और D की जगह पर 6। 301 - 5 = N - 1 × 6। ओके, कितना रहेगा हमारे पास, 11 में से 5 जाएगा तो 6 9 2, ठीक है, 296 = N - 1 6। 296 / 6 = N - 1। कटिंग करते हैं, 2 3 ज़ा 2 4 और ये 18। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी। ओके, 3 9 ज़ा 27.3, तो ये आ रहा है आपके पास N - 1 = 49.3। N वहाँ 49.3, ये 1 यहाँ पे आएगा +1, तो N = 50.3। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि N की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, डेसिमल नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो, 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP बिकॉज N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे 50.3 आया। ठीक है, तो याद करना नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पॉइंट, डेसिमल, नेगेटिव, अगर ऐसी कोई वैल्यू N की आती है तो वो टर्म उसको बिलोंग नहीं करता होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सो 19th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ द AP का 17th टर्म एक्सीड्स है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 10th टर्म से, मतलब कि माइनस कर लेंगे, एक्सीड मतलब माइनस, ठीक है, 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 नंबर ज़्यादा है, तो D निकालो। ठीक है, अब देखो जैसे ये A17 है तो इसको मैं एलोबरेट करना हो तो हम क्या लिखेंगे A + 16D। जिन बच्चों ने मेरा चैप्टर नंबर 5 का वीडियो देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मैंने से बताया था, ठीक है, कि आपको D के साथ एक नंबर कम लिखना होता है, माइनस। अभी आप बताओ A + 10D कैसे लिखोगे, A + 9D लिख दोगे, बाहर माइनस की साइन है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। सो A + 16D - A माइनस प्लस माइनस 9D = 7, प्लस A माइनस A कैंसिल, 16D - 9D = 7, 16 - 9 कितना होगा 7, 7D = 7, तो D = 7/7, तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक है, 20th टर्म निकालना है आपको AP के, लाइक इस AP के लास्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म यहाँ से ले लेना है। तो A इज इक्वल्स टू 253, D क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। ओके, तो जब भी आपको लास्ट टर्म से लेना हो ना, फ्रॉम लास्ट टर्म, तो आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी AN इज इक्वल्स टू A माइनस N माइनस 1D। नॉर्मली अपन प्लस लिखते हैं ना, ठीक है, जब लास्ट टर्म हो तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। तो A20 इज इक्वल्स टू A की जगह पर 253 माइनस 20 माइनस 1D की जगह पर 5। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 5 9 45, 4 कैरी 95। ठीक है, 253 में से हम लोग 95 को माइनस कर लेते हैं। सो 1 कैरी 8, 4 1 कैरी कितना आएगा 5, 158। ठीक है, तो A20 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 158। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द AP। ओके, मतलब कि S11 निकालना है, N आपको 11 दिया हुआ है, A की वैल्यू क्या है 1/15, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 ना, दैट इज़ 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेते हैं, ये 15 यहाँ पर, ये 12 यहाँ पर, 15 इंटू 12 कितना आएगा 3, 15 इंटू 12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 1/15 इंटू 4 दैट इज़ 1/60। तो D आया 1/60। SN निकालना है, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस 1D। मतलब कि S11 11/2, 2A की जगह पर 1/15, 11 माइनस 1 D की जगह पर 1/60। ठीक है, 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 0 0 कैंसल, 11/2 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 6 को, तो 6 2 ज़ा 12, यहाँ हो जाएगा 15, 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90। ओके, सो 11/2 कितना होगा ये 27/90। कुछ कटिंग होगी इसके अंदर, कटिंग 11 की टेबल है, ठीक है, 3 की टेबल से होगा ये, या 9 की टेबल से। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 10 ज़ा और 9 3 ज़ा, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 3 इज़ 33, 2 इंटू 10 इज़ 20। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन AP A8 है, AN 62 है, SN 210 है, फाइंड N एंड D। ठीक है, तो पहले SN, अच्छा SN है तो SN इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास N/2 A प्लस AN होगा, क्योंकि इन्होंने A भी दिया और AN भी दिया, तो वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। SN की वैल्यू क्या है 210, N तो निकालना है, A क्या है 8 और AN क्या है 62। 210 इज इक्वल्स टू N/2 कितना हो जाएगा 70, 2 1 ज़ा 2 35 ज़ा, 210 इज इक्वल्स टू N इंटू 35, 210/35 इज इक्वल्स टू N। 7 की टेबल लगा रहे हैं, 7 5 ज़ा 7 30 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, N कितना है बेटा, N आ गया 6। ठीक है, ना D निकालना है, AN की फॉर्मूला लगा दें, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो A यहाँ पे क्या हो गया 6, A की जगह पर 8, N माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू D, AN दैट इज 62 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5D, 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5D,
62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 5d 54 होगा। ठीक है, तो 54/5 इज इक्वल्स टू डी कितना आया 54/5। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो AP निकालना है। अब 2 डिजिट नंबर्स 3 से डिविजिबल हो तो 3 की टेबल में से जो 2 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है 12 से होता है। 3 3 9 3 4 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा 15। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 99। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे A आ गया 12, AN आ गया 99, D आ गया 3। क्या निकालना है N निकालना है, नंबर ऑफ द डिजिट्स है ना। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। तो 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस N माइनस 1D की जगह पर 3। 12 को यहाँ पे ले लो तो 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3। 9 माइनस 12 कितना होगा 7 और ये 8। 3 को अपॉन में ले लेते हैं। 87/3 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। 3 2 is 6, 9 is 0. So 29 is equals to N minus 1. 29 plus 1 is equals to N. तो N is equals to डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे बेटा, फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूजुअल नोटेशंस L35 है, N100 है, CF45 है, 33H, फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है N/L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, अब देखो आपको सब वैल्यूज़ दी हुई हैं। L कितना है 35, N कितना है 100/2, CF कितना है 45, H कितना है 5 और ये कितना है 33। ठीक है, डन। वैल्यू सप्लाई कर दी। बस इजी है, कुछ करना तो है नहीं, वैल्यू सप्लाई करनी है। 50 ठीक है, क्या हो जाएगा 50 माइनस 45/33 मल्टीप्लाई बाय 5। 5/33 इंटू 5, 25/33। 25/33 को हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 0.75। ठीक है, प्लस कर लेते कितना हो जाएगा 35.75। ठीक है ना, मैंने इतनी स्पेस ही नहीं छोड़ दी, अरे बाप रे। चलिए सेकंड नंबर, L40 है, H15 है, F1 7, F03, F2 6, फाइंड द मोड। मोड के लिए Z फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F2 माइनस या F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, तो Z इक्वल्स टू L की जगह पर 40, F1 की जगह पर 7 माइनस 3, 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय H कितना है 15। 7 माइनस 3 इज 4, 14 माइनस 3 प्लस ओके माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6 9 मल्टीप्लाई बाय 15। 40 प्लस 4/14 5 आएगा मल्टीप्लाई बाय 15। 1 ज़ा 3 ज़ा 40 प्लस 4 3 ज़ा 12 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, चलिए थर्ड क्या है, थर्ड निकालना है हमें मीन। ए दिया हुआ है, FIDI वाली फॉर्मूला लगानी है। ओके, सिग्मा FIDI है ना, तो मीन की फॉर्मूला क्या होती है A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो A क्या है 80, सिग्मा FIDI 100 अपॉन सिग्मा FI इज़ 50। 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5
कितना बचेगा 3 ना 16, हाँ ठीक है। तो कितना हो गया 8 + 16 दैट इज़ 96। डन। चलिए 4th नंबर A35 सिग्मा FI UI 4 सिग्मा FI 50 H 10 मीन निकालना है। अब UI वाली फॉर्मूला रहेगी, क्या हो जाएगा A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI × H। ठीक है, तो A की जगह पर 35 FI UI 4 सिग्मा FI 50 × 10, 0 0 कैंसिल, 35 + 4/5, 35 + 4 / 5 हो जाएगा 0.8। तो मीन कितना है बेटा 35.8। आ गए सारे के सारे सम्स, थैंक गॉड। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 इज़ 9 फाइंड x + y। ठीक है, अब मीन क्या होता है, मीन इज़ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन कितना दिया हुआ है, द मीन ऑफ दिस 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 इज़ 9। तो मीन दिया हुआ है 9, सबका प्लस करते हैं, 6 + 7 + x + 8 + y + 14 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 9 = प्लस कर लेते हैं इसको हम लोग। 6 + 7 आपको मिलेगा 13 + 8 21 + 14 35। ठीक है, तो 35 + x + y अपॉन 6। 6 को यहाँ पे ले लो, 9 × 6 = 35 + x + y, 9 6 = 54, 35 यहाँ पे ले लो, 54 - 35 = x + y। तो x + y = कितना हो जाएगा 54 - 35, ठीक है 9 10। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा आर x/5 x, x/4 x/2 x/3। इफ़ द मीडियन इज़ 10 फाइंड x। देखो मीडियन आपको दिया हुआ है 10, n कितने हैं, कितने टर्म्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 मतलब ऑड आ गया। ठीक है, ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n + 1 होल / 2 th। तो 10 = 5 + 1 होल / 2 th, तो कितना होगा 6/2। ओके, th 1 ज़ा ओके थर्ड। चलिए, तो 10 = थर्ड। अब आपको फिर वैल्यूज़ दी हुई है, ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये होगा थर्ड टर्म। तो x/4 इज़ द थर्ड टर्म। ठीक है, तो 10 = x/4 लिख दूँ, ये 4 यहाँ पे ले लो, तो 40 = x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40। अब बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक है, मतलब मुझसे हो गई, मैंने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। मीडियम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब असेंडिंग क्या होता है ना, असेंडिंग इसका मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़ा। अब अगर यहाँ पे देखो तो कैसे समझ में आएगा, तो अपॉन देखो, अपॉन जिसका ज़्यादा वो छोटा नंबर होता है, अपॉन जिसका ज़्यादा वो छोटा नंबर होता है। तो अगर मैं असेंडिंग में करूँ तो स्मॉलर टू ग्रेटर, तो x/5 x/4 x/3 x/2 और x/1 मतलब कि x। अब यहाँ पे हमारा क्या था थर्ड टर्म था ना, तो थर्ड टर्म कौन सा हो जाएगा x/3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है x/3 लिखना है। इसके लिए 3 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो x वैल्यू क्या आ गई 30। ये मुझसे मिस्टेक हो गई। ओके, तो ऑलवेज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, अगर अरेंज नहीं है तो। अब जैसे हम 27 क्वेश्चन देखते हैं, तो 27 में देखो लिखा हुआ है इफ़ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है ना। ठीक है, तो अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड। क्या है 24 25 26
एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, 30, 31, 34 और मीडियन आपको दिया हुआ है 27.5। कितने एन है वो चेकआउट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 8 मतलब कि इवन हो गया। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा मीडियन का? इवन के लिए होता है n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH अपॉन 2। तो मीडियन हो गया 27.5, n इज़ 8/2 TH प्लस 8/2 प्लस 1 TH अपॉन 2, 27.5। फोर्थ टर्म है ना, 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा 4 प्लस 1 क्या होगा? फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2। 27.5 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म देख लो तो 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म है। x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 होल अपॉन 2। 27.5 2x प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, x प्लस एक्स 2, ओके, x प्लस एक्स 2x और 2 प्लस 3 इज़ 5। चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो 27.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 55। तो 55 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, 50 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 50/2 मतलब कितना होगा? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग डेटा फाइंड p एंड q। अब क्लास है, फ्रीक्वेंसी CF है, CF का मतलब प्लस करते जाना है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ओके, ये होगा 11, फिर यहाँ पे होगा 11 प्लस 12, नीचे प्लस होता है ना, कितना आया? 23। तो p की वैल्यू तो आ गई 23, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 23 प्लस 10 मतलब 33, ठीक है। अब क्या है? अब क्या होगा इसमें? q क्या होगा कि 46 मिलना चाहिए, ठीक। तो देखो इसका मतलब कि 23 प्लस 33 में हम क्या प्लस करेंगे, ठीक है। ये था ना 33, तो 33 प्लस q होगा तभी तो 46 मिलेगा ना आपको। तो 33 प्लस q इज इक्वल्स टू 46। तो q क्या होगा? तो 46 माइनस 33, तो q इज इक्वल टू कितना हो गया? 13, ठीक है। तो q 13 और p 23। चलिए नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 थर्सडेज। ओके, देखो नाउ जिन बच्चों ने सेक्शन ए देखा होगा उनको पता चल चुका होगा, मैंने तभी बता दिया था, ये वाला MCQ के फॉर्म में भी क्वेश्चन था। तो लीप ईयर है, ठीक है। अब लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक ईयर की बात करती हूँ बेटा, एक ईयर में 12 मंथ्स हैं, ठीक है। एक मंथ में 4 वीक्स आते हैं, ठीक है। एंड एक वीक में 7 डेज आते हैं, ठीक है बेटा। एक ईयर में होते हैं हमारे पास 52 वीक्स, ठीक है। और एक वीक में कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। सो 1 ईयर इज 52 इंटू 7 करो तो कितने डेज हो जाते हैं? 364 डेज हो जाते हैं। ओके, लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। कितने का गैप हुआ? 2 डेज का गैप हुआ, ठीक है। 2 डेज का कितना गैप हो गया? तो अब ये जो 2 डेज होंगे ना बेटा, अब यहाँ पर ना देखो 52 वीक्स हैं, पॉइंट को समझो। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स में 52 थर्सडे तो आएंगे ही आएंगे। उन्होंने बोला कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 53 थर्सडेज हैं। तो अपन ने दिन देख ली भाई, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। और अगर हम एक साल में देखें नॉर्मल, तो नॉर्मल एक साल में 52 वीक्स होते हैं और एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो इसका मतलब कि टोटल डेज कितने हो गए? एक साल के नॉर्मल साल के अंदर 364 डेज हो जाते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 2 दिन का गैप बचता है। इसका मतलब कि थर्सडे आने के चांसेस कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। जितना गैप बचेगा उतने चांसेस रहेंगे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 थर्सडेज इज इक्वल्स टू
2 और कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में 7, ठीक है, तो 7 में से 2 बार थर्सडे आने के चांसेस हैं, दैट इज़ 2/7। ओके, चलिए नेक्स्ट। देयर आर चिट्स नंबर्ड 1 to 20 इन अ बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स में 1 से 20 तक चिट्स हैं, एक चिट अपन उठा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द चिट इज़ ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड नंबर कितने होंगे, सीधी सी बात है यहाँ पर, अब ऑड और इवन होता है, ठीक है, तो 10 नंबर, टोटल 10 नंबर है, तो 10 ऑड हो गए, 10 इवन हो गए। सो टोटल नंबर्स 20 या टोटल चिट्स 20। ऑड नंबर चिट कितने होंगे, 10 होंगे। सो द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 10/20, कितना आएगा 1/2। अब मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, 1 to 20 में मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, तो 4 बार आएगा ना, देखो 5 1 ज़ा 5, एक वो हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 20, 4 ज़ा 20, 4 बार आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दैट अ मल्टीपल ऑफ 5, टोटल 4 नंबर हैं। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 4/20, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो कितना आया बच्चा 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, ठीक है, एक बार आप डाई को थ्रो कर रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। चलो तो पहले टोटल आउटकम्स क्या है वो देख लेते हैं। एक डाई में टोटल आउटकम कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। 4 से ज़्यादा कितने नंबर है, 2 है ना, ग्रेटर देन 4 में कितने चांसेस हैं, 2 चांसेस हैं, 5 या 6 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/6, दैट इज़ 1/3। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 और उससे कम 4, लेस देन और इक्वल टू 4 में कितने चांसेस हैं, 4। सो द प्रोबेबिलिटी इज 4/6, दैट इज 2/3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters, ठीक है। अब डाई है उसके पास और 1 2 3 की जगह उसके ऊपर ये चिट चुकाई हुए ए की, बी की, सी डी ई और ए। अब डाई को एक बार फेंक रहा है वो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ए। अब हैं तो 6 ही ना, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, 6 आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार आ रहा है, एक और ये 2 बार। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/6, दैट इज़ 1/3। दूसरा क्या है डी, डी एक ही बार है, गेटिंग डी कितनी बार है, एक बार है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/6। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a pack of 52 cards is shuffled, find the probability that the selected card is that of spades and the queen of hearts। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स डिवाइड हो जाएंगे ब्लैक सूत में और रेड सूत में, मतलब कि ब्लैक होंगे 26 नंबर और रेड होंगे 26 नंबर। ये ब्लैक और 2 में डिवाइड हो जाता है स्पेड और क्लब में, जो होते हैं 13 नंबर, ठीक है। और ये रेड 2 में डिवाइड हो जाएगा डायमंड में और हार्ट में, ठीक है। तो ये भी होंगे 13 नंबर। अब क्या पूछ रहा है ये कि आपको बताना है कि स्पेड्स, अब स्पेड्स टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स हैं। हमेशा प्रॉब्लम में पहले कार्ड्स टोटल लिख देने का। तो टोटल कार्ड्स 52, फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है स्पेड्स कितने हैं 13।
So the probability of the event is 13/52. 1 ज़ा 4 ज़ा कितना है 1/4. सेकंड में क्या है द क्वीन ऑफ हार्ट्स. अब क्वीन ऑफ हार्ट्स मतलब कि हार्ट्स है, हार्ट में रानी एक ही बार, सब में रानी एक एक बार होती है. ठीक है, टोटल 4 रानियाँ होती है, उसमें से एक स्पैड की होगी, एक क्लब की होगी, एक डायमंड की होगी और एक हार्ट की होगी. तो क्वीन ऑफ हार्ट बोला है तो एक ही आएगी. सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/52. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालना है. फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम लोग. ए सपोज कर लेते हैं -5,7 और बी लेते हैं -1,3. डिस्टेंस निकालना है ए बी. फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है. x2 क्या है बेटा -1, माइनस y2 क्या है -5, y2 क्या है 3 माइनस -1. -1 माइनस माइनस +5 माइनस माइनस +1. 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 16 + 16 32. ठीक है, 32 क्या होता है 16 2 ज़ा 32. 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर 4 बन के निकलेगा और √2 अंदर. तो डिस्टेंस कितना आया बेटा, डिस्टेंस आया हमारे पास 4√2. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है ए बी और माइनस ए बी. हाँ स्पेस मैंने रीड किए. ए बी और -a -b. ए बी को ए सपोज करते हैं, बी आ गया -a -b. x1 y1 x2 y2. ठीक है, डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, x2 इज -a होल स्क्वायर, y2 इज -b होल स्क्वायर. -a -2a होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर. -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पर 4b स्क्वायर. ठीक है, 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर 2 ले लो. अंडर रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सिंपल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2 b 3, -5 और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ए भी दिया हुआ है √53, तो आपको ए निकालना है. ठीक है, सेम फॉर्मूला. सॉरी x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर. ए बी कितना है √53, x1 y1 x2 y2. x2 क्या है 3, x1 क्या है a, y2 क्या है -5, y1 क्या है -2. ठीक है, देखो अब दोनों के पास रूट है ना, दोनों के रूट हटा देते हैं तो खाली 53 लिख दो. 3 - a होल स्क्वायर माइनस प्लस -7 का होल स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर -2ab, मतलब b की जगह a लगा रहे हैं, a की जगह 3 लगा रहे हैं. ठीक है ना, प्लस a स्क्वायर. -7 का स्क्वायर कितना होगा 49. 9 - 2 3 ज़ा 6a प्लस a प्लस 49. 53 इज इक्वल्स टू 9 + 49 कितना होगा बेटा 58 ना, और -6a + a कितना होगा -5a. चलो 58 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग.
53 माइनस 58 इज इक्वल्स टू -5a, कितना होगा -5 इज इक्वल्स टू -5a, -5 अपॉन -5 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या आगे बच्चा 1। डन, ठीक है। आइए 36 क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। ओके, तो ये कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं, a 6,5 और b -4,3, ठीक है। इसके बीच में एक पॉइंट है p और वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है a और b से, और वो किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। तो पॉइंट p की वैल्यू बताओ। तो देखो x एक्सिस पर है, इसका मतलब कि x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जिस एक्सिस पर है, ठीक है, जैसे कि अपने पास होता है x और y, तो वो x एक्सिस पर है तो x वैल्यू आएगी ना, y तो है ही नहीं, क्योंकि y में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसके लिए y की जगह पर क्या लिख दोगे 0। तो याद करना, अगर आपको x एक्सिस आता है तो y 0, अगर y एक्सिस आएगा तो x 0, मतलब कि जो एक्सिस आएगा वो वैल्यू आएगी, बाकी दूसरी वाली 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इक्वी डिस्टेंस पर है, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी बोल सकते हैं हम लोग। जी हाँ, बेशक पी ए का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ना मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसको x1 और y1 मानती हूँ, और इसको x2 और y2 मान लेती हूँ। तो पी ए के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब पी बी के लिए ना मैं p को x1 y1 मानती हूँ और b को x2 y2 मान लेती हूँ, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। नाउ अब इसके लिए x1 क्या है, x2 क्या है, ये रहा। a पेंसिल से लिखा है तो p भी पेंसिल वाला देखो, a -6 होल स्क्वायर, y, ठीक है, y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है 5 होल स्क्वायर। देखो अभी दोनों ठीक है, बाद में बता देती हूँ। अब यहाँ पे x2 क्या है -4, x1 क्या है -a, y2 क्या है 3 और ये क्या है 0। अब दोनों के साथ रूट है, हट जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन रूट हटा देते हैं, तो क्या आएगा a -6 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 इज़ -5 होल स्क्वायर, -4 -a होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, हमारे पास लग जाएगा a माइनस बी या x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज़ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2a6 प्लस 6 स्क्वायर, और ये -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ पर भी सेम लगेगी फॉर्मूला, बीच में माइनस है तो सॉरी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा x माइनस वाई, अब x की जगह पे -4 लगाते जाओगे, -4 स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज प्लस 9, ठीक है। a स्क्वायर -12a प्लस 36 प्लस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 8a प्लस a स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, सेम साइन है, इक्वल टू में तो कट जाती है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर -12a प्लस 61, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8a प्लस 25, ठीक है। अब a एक तरफ ले लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ ले लेते हैं, क्या हो जाएगा -12a माइनस 8a इज इक्वल्स टू 25 माइनस 61, -20a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 61 में से 25 माइनस 36, ठीक है। यहाँ पे देख लेना स्पेस थोड़ी सी कम छूट गई, सो -20a इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 36 अपॉन -20, 4 9 4 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन -5। डन बच्चों, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन।
Find a point on the y-axis which is equidistant. Again same, A और B point, 6,5 -4,3, P पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस पे दोनों के। अभी कहाँ पर है? वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे है मतलब कि x 0 हो जाएगा और y की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो हमें निकालनी है। सेम AP इज इक्वल्स टू PB, ठीक है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x2 क्या है? 0 - 6 होल स्क्वायर, y2 क्या है? a - 5 होल स्क्वायर। यहाँ के लिए वैसे कर सकते हो ना, इसको x2 y2 रहने दो, इसको x1 y1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 - -4 होल स्क्वायर, फिर y2 क्या है? a -3 होल स्क्वायर, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। नौ -6 स्क्वायर और यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस मतलब 4 का स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, रूट हटा दिया अपन ने। 36 प्लस a² - 10a प्लस 25, 16 प्लस a² - 6a प्लस 9, a² कैंसिल आउट, 36 प्लस 25 61, 61 माइनस 10a और 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 6a। डन, चलिए। So now 61 minus 25 is equals to minus 6a plus 4a, ठीक है। कितना बचेगा? 16 माइनस 25 किया था ना अभी हम लोगों ने, ओके, 36 इज इक्वल्स टू माइनस 2a। अच्छा 10 यहाँ पे आएगा ना, सॉरी, प्लस 10 है तो कितना आएगा? प्लस 4 है, तो कितना हो जाएगा? 36 इज इक्वल्स टू 4a, 36 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 9। तो 10 द वैल्यू ऑफ p 0, a था, मतलब क्या हो जाएगा? 0,9, ठीक है, डन। ना बच्चों 38th क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स a 6,1, b 8,2, c 9,4 एंड d p,3 आर द वर्टाइस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हमें p के लिए निकालनी है। लेट्स ड्रॉ द पैरेललोग्राम a b c d, 6,1, 8,2, 9,4, p,3, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमें वर्टाइसिस हैं, तो देखो बेटा, जब आपको वैल्यूज़ निकालनी हो तो हमें पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते तो ये पॉइंट O आया, मतलब कि ये पॉइंट O जो होगा वो दोनों पॉइंट्स, दोनों डायगोनल्स AC और BD के लिए सेम होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other at O।
सो देयरफॉर ओ जो होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा और ओ जो होगा वो बी डी का मिड पॉइंट होगा, तो दोनों के लिए मिड पॉइंट सेम है ना। सो देयरफॉर मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ओ ऑफ बी डी, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा, क्योंकि देखो जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना होता है हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2, ठीक है। अब आप देखो मैं पहले ए सी लेती हूँ, ध्यान दो, तो ये ए सी के लिए x1 y1 ले लिया और ये c जो होगा वो x2 y2, तो x2 क्या है 9, x1 क्या है 6, ओके। देन y2 क्या है, यहाँ y2 क्या है 4, y1 क्या है 1। सिमिलरली बी डी, ठीक है। अब ये बी डी के लिए b x1 y1 और d x2 y2। सो क्या हो गया यहाँ पर p + 8 अपॉन 2 और ये क्या हो गया 3 + 2 अपॉन 2, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब हमें p निकालना है ना, ठीक है, तो बस इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों के x वाले कोऑर्डिनेट्स को ले लेती हूँ। तो 9 + 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू p + 8 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, 9 + 6 15 इज इक्वल्स टू p + 8, 15 - 8 इज इक्वल्स टू p, तो p इज इक्वल्स टू 57, ठीक है, डन। ऐसे निकाल ली थी वैल्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस 13 फ्रॉम द पॉइंट, ओके। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और एक पॉइंट है ये 11,12, इसका हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 13, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगी, मतलब कि 1,0 क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, सो लेट इसको एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं 1,0 और बी जो है वो ये वाली पॉइंट ले लेते हैं 11,12 और ए भी दिया हुआ है 13, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ए बी क्या है 13। नाउ ये x1 ये x2 सॉरी x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है 11 - a होल स्क्वायर प्लस 12 - 0 होल स्क्वायर, सो 13 इज इक्वल्स टू यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे 11 का होल स्क्वायर, ये रूट है ना, ये रूट में यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। रूट को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो स्क्वायर में हो जाता है, तो 169 इज इक्वल्स टू 121 - 22a प्लस a² प्लस 144, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, a² - 22a, ओके। 121 प्लस 144 कितना हो जाएगा 121 144 265, ये 169 अंदर ले लो तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो a² - 22a, ठीक है। 265 में से 169 माइनस करते हैं, कितना आएगा 96, ओके। अब 96 का में से फैक्टर्स ढूंढने हैं जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में आए। नाउ 96 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जो मैं 22 दे, 248 ज़ा, 224 ज़ा, 212 ज़ा, 26 ज़ा, 23 ज़ा, 31 ज़ा, क्या है 96 के फैक्टर्स 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया और 3। अब आपको ग्रुप बनाना है ताकि 22 मिले, चलो चेकआउट कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16,
16, 2 3 ज़ा 6, 16 + 6 22, हाँ आ गया, ठीक है। तो ये फैक्टर आ गया 16 और 6। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a² -16 है, माइनस प्लस माइनस 6a + 96 = 0। a कॉमन आ जाएगा, a - 16, यहाँ पर 6 कॉमन ले लोगे तो a - 16, तो a - 16 एक बना और a - 6 दूसरा बना, तो a की वैल्यू 16 होगी या तो फिर a की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB डायमीटर है, A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जिसका सेंटर आपको दिया हुआ है 2, -3 और B दिया हुआ है 1, 4। ये x1 y1 और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए अब O जो है वो मिड पॉइंट है ना, O जो रहेगा वो मिड पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट O 2, 3 = x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है। 2, 3 x1 और x2 क्या है 1, y1 और y2 क्या है 4। चलिए अब x एक्सेस वाले इकट्ठे ले लेते हैं, तो 2 = x1 + 1 / 2, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आएगा, 4 - 1 = x1, तो x1 क्या आया 3। सिमिलरली 3 = y1 + 4 / 2, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, 6 = y1 + 4, 6 - 4 = y1, तो y1 = 2, ठीक है। सो द पॉइंट्स ऑफ A x1, y1 इज़ नथिंग बट 3, 2। बेटा यहाँ पे सेंटर -3 है, मिस्टेक -3, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 -6 तो -10, ओके। सो 3, -10, ठीक है, 3, -10 आएगा या -3, डन बेटा। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन B कंप्लीट कर लिया। जैसे आपने देखा कि मैंने सारे चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो जो भी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं हर बार स्कूल्स के अंदर, बोर्ड के अंदर, उसी लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसके अंदर। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस आपका अपना बिल्डअप हो जाएगा और आपका जब भी एग्ज़ाम है मैथ का, यू विल फील कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है टू सॉल्व द सम। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।